नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ऐलाने जंग। ऐलाने जंग का मतलब है चुनावी राज्यों की हर खबर इस बुलेटिन में आप देखते हैं। यानी जिन जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, वहां की हर हलचल से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। आज दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, जहां शाह वहां राह। सत्ता की सियासत में यह बात 100 आने सटीक दिखती है और अब राजस्थान की सियासी पिक्चर में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कल रात जयपुर के जिस होटल में अमित शाह रुके, उस होटल में वसुंधरा राजे के साथ उनकी मीटिंग हुई। कुल 4 लोग उस मीटिंग में थे और फिर तय हुआ कि चुनाव में रानी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। माना यह जा रहा है कि शाह ने वसुंधरा को मना लिया। आज यही है ऐलान जंग की कवर स्टोरी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। बुधवार की रात जब बैठक के अंदर से पहली बार ये तस्वीरें सामने आई तो लोग सिर्फ वसुंधरा के हाव भाव और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखना और समझना चाहते थे। वीडियो में दिख रहा है कि वसुंधरा के एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं और दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौर। ये सीटिंग अरेंजमेंट तब तक का है जब तक अमित शाह और नड्डा मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे। जैसे ही दोनों नेता मीटिंग के लिए पहुंचे, सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया। अब गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच 3 कुर्सियों का फासला था। अमित शाह और जेपी नड्डा सामने की कुर्सी पर बैठे, जबकि वसुंधरा के लिए कुर्सी अमित शाह की दाईं तरफ लगी थी। दोनों नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और राजेंद्र राठौर बैठे थे। शाम करीब 7:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई और रात के 2 बजे तक जयपुर के होटल ललित में कोर कमेटी की ये बैठक चली। उम्मीदवारों से लेकर प्रचार की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कुल 17-18 लोग शामिल थे। मीटिंग जब खत्म हुई और नेता होटल से बाहर निकलने लगे तो मीडिया के कैमरे में वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत और कुलदीप बिश्नोई नजर आए। पत्रकारों ने वसुंधरा से सवाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गईं कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैम क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो क्या वाकई बुधवार रात की मीटिंग ने वसुंधरा को राजस्थान की रेस में वापस ला दिया है? एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक होटल ललित में बुधवार की रात जो रणनीति बनी, उसने हाशिए पर दिख रही वसुंधरा को चुनाव की मुख्य धारा में ला दिया है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बुधवार देर रात कोर कमेटी की बैठक के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष के बीच एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक के बाद वसुंधरा राजे को भरोसा दिलाया गया कि चुनाव के दौरान उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो सवाल ये कि क्या वसुंधरा को चुनाव की कमान दी जाएगी? क्या वसुंधरा चुनाव प्रचार को प्रदेश में लीड करेंगी? क्या वसुंधरा के चेहरे को ही प्रदेश स्तर पर प्रमुखता से रखा जाएगा? ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। वसुंधरा जी राजे पूरे राजस्थान की शान है, राजस्थान की शान है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में भले ही वो खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी की है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ जयपुर में संघ के नेताओं से बातचीत की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने वसुंधरा राजे की पैरवी की। चर्चा ये भी है कि संघ राजस्थान चुनाव में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय शत्रव को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बातें कही गई थी। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। ऐसे में आरएसएस अगर सक्रिय होता है तो फिर वसुंधरा की भूमिका बढ़ेगी। एबीपी न्यूज के सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि प्रदेश बीजेपी में वसुंधरा ही सबसे लोकप्रिय चेहरा है।
27 जुलाई को किए गए एबीपी न्यूज के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि 36% लोग मानते हैं कि वसुंधरा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने वाले सिर्फ 9% थे। राजेंद्र राठौर को 8% और अर्जुन मेघवाल का नाम सिर्फ 7% लोगों ने लिया था। हालांकि पिछले दिनों परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी ने वसुंधरा की इस लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाया। वसुंधरा यात्रा के शुरू होने के दौरान तो मंच पर नजर आई, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं दिखी। बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में आपसी गुटबाजी का असर चुनावी नतीजों पर पड़े। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। बाकायदा मोदी के चेहरे को भुनाने के लिए राजस्थान बीजेपी ने एक गाना भी तैयार किया है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। ऐसे में एक साधु आया था, कोई उसको ना मोह ना माया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। लेकिन 200 सीटों वाले राजस्थान में सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, और ये सच्चाई पार्टी भी समझती है और ये भी जानती है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा की जड़ें काफी गहरी हैं। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना आसान नहीं होने वाला। शायद यही वजह है कि वसुंधरा को साधे रखने के लिए नेतृत्व ने नई रणनीति बनाई है। अब ये रणनीति क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है। वसुंधरा राजे को अगर फिर से इस तरह से अहमियत मिल रही है, उसके क्या मायने मतलब हैं, जरा उसे भी आप समझिए। देखिए क्यों वसुंधरा की ताकत नजर आती है। छवि एक आक्रामक नेता की उनकी रही है, इसके अलावा और भी कई खासियतें उनकी रही हैं। महिला वोटरों पर अच्छी पकड़ रखती हैं वसुंधरा राजे। प्रदेश में बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। इसके अलावा आरएसएस के साथ उनके बहुत बेहतर रिश्ते हैं, बढ़िया तालमेल है, सामंजस्य है। राजस्थान बीजेपी में सबसे अनुभवी नेता हैं, यानी अभी के लिहाज से अगर बात की जाए। राज चलाने का यानी सरकार चलाने का पुराना उनका तजुर्बा है, पुराना अनुभव है। 1985 में पहली बार वो विधायक चुनी गई थी। देखिए आप कितना लंबा राजनीतिक सफर है। 5 बार सांसद रह चुकी हैं, 5 टाइम्स। इसके अलावा 2003 और 2013 में राज्य की सीएम भी रही। तो इसलिए उनकी ताकत जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, ताकत और रसूख दोनों ही। तो सवाल यही कि क्या वसुंधरा राजे इसीलिए मजबूरी भी हैं बीजेपी की वहां पर। अब बात रमेश विधुड़ी की कर लेते हैं। रमेश विधुड़ी का नाम आपको याद होगा, वही विधुड़ी जो पिछले हफ्ते संसद में अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे थे। अब वो बयान राजस्थान के चुनावी घमासान में पहुंच गया। असल में बीजेपी ने विधुड़ी को 2 हफ्ते पहले टोंक विधानसभा का प्रभारी बनाया। अब जब वो विवादों में घिरे हैं तो ओवैसी की पार्टी ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा ने टोंक जाकर विधुड़ी से विवाद की पड़ताल की। सुनिए। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये टोंक विधानसभा सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव ने इस नाम को देश भर में मशहूर कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट यहीं से विधायक हैं। फिलहाल टोंक विधानसभा सीट की चर्चा पायलट नहीं बल्कि बीजेपी और ओवैसी के कारण गर्म है। हालांकि इस हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ना तय है। सबसे पहले राजस्थान बीजेपी के जयपुर दफ्तर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के साथ दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बैठक कर रहे हैं। इन तस्वीरों को खुद रमेश विधुड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ ही जानकारी दी कि वो जिला टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी ले रही थी।
दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को टोंक जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वो भी तब जब वो पिछले हफ्ते संसद के विशेष सत्र के दौरान विवादों में आए थे, जहां उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। टोंक में विदुड़ी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गर्मा गई। विदुड़ी के संसद में दिए विवादित बयान को आधार बनाकर AIMIM ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह उनकी इस टिप्पणी से इतने खुश हुए कि उनको एक तोहफे के तौर पे उनको टोंक का प्रभार संभाला दिया गया। मैं AIMIM की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस शिद्दत से और जिस तरीके से रमेश विदुड़ी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं बीजेपी से और रमेश विदुड़ी से कि जब वो टोंक आएंगे AIMIM राजस्थान उनका खुल के विरोध करेगी और हमेशा हमारी मांग PM मोदी से ये है कि उनको तुरंत प्रकार से निष्कासित किया जाए। राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हमारे नेता हमारे किसी भी अधिकारी के साथ कोई हल्की हरकत करने की किसी ने कोशिश करी तो उसका हम ईंट से ईंट जवाब देंगे। बात तो विरोध की हो रही है, काले झंडे दिखाने की, नारेबाजी करने की, रास्ता रोकने की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को यदि किसी ने क्रॉस किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विरोध करेगा। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी टोंक में विदुड़ी की सियासी डिप्लोमेट कर रही है, तो इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं। करीब 2 लाख वोटर वाली टोंक विधानसभा में करीब आधे वोटर मुस्लिम और गुर्जर समुदाय से। साल 2018 में टोंक में सचिन पायलट को 1,09,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के यूनुस खान को सिर्फ 54,841 वोट। पूरे देश के लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा में टोंक में कितने वोट से हमारी पार्टी हम लोग जीत रहे हैं। तो ये आपके हाथों में है, काम करने की जरूरत थोड़ी नहीं, जो काम देंगे और भी आपके काम कराएंगे और विकास के काम कभी रुकते नहीं। पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी जमकर उनके पक्ष में वोटिंग की और यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गया। रमेश विदुड़ी भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और राजस्थान में टोंक समेत 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विदुड़ी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रही है। एक तरफ तो गुर्जर वोटों को सियासी संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। हालांकि कांग्रेस टोंक में विदुड़ी की चुनौती को नकार रही है। AIMIM पूरी तरह से, मैं तो ये मानता हूं कि अघोषित तौर पर भाजपा के सहयोगी हैं, वो वही करते हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। रमेश विदुड़ी जी कोई इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो जा करके सचिन गुर्जर समाज में सचिन पायलट के खिलाफ कोई माहौल बना सके। 1 नहीं 2 जिले की जिम्मेदारी दे दे भारतीय जनता पार्टी, उससे कांग्रेस को वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करने जा रही, और सचिन जी गुर्जर समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं, एक छत्र लोकप्रियता है उनकी, तो उससे कोई हम उनके वहां अपॉइंटमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोंक में बीजेपी गुर्जर वोटरों को साधने में जुटी है, तो मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी की पार्टी की नजर। 2 दिन पहले ही हैदराबाद से ओवैसी ने ऐलान किया कि AIMIM राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और राजस्थान की जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है, उनमें टोंक भी शामिल है। राजस्थान की टोंक सिटी हो, चाहे हम बात करें मेवात से कामा या किशनगढ़ बाग से तिजारा सीट हो, चाहे शेखावटी से सीकर की सीट हो, जयपुर से हवा महल किशनपोल और आदर्श नगर की सीटें हो, चाहे कोटा उत्तर की सीट हो, चाहे सवाई माधोपुर की सीट हो, हम हर जगह से जहां पे सुटेबल लगेगा वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम जनता को विकल्प देंगे। खुद कासिफ जुबैरी की AIMIM के टिकट पर टोंक से चुनाव लड़ने की चर्चा है और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए विदुड़ी के बयान को हवा देने की कोशिश तेज है। टोंक आने के बाद उनकी औकात दिखाएंगे उन्हें, वो कलायत चोरों की तरह, और चुपचाप चले गए। अब वो टोंक आए। संसद में दानिश अली थे जो संसद की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए, संसद के काम को ध्यान में रखते हुए कुछ कर नहीं पाए थे। ये टोंक है, यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से उस आदमी को उसकी औकात दिखाएंगे कि जिसको तूने एक आदमी को टोंक में एक आम आदमी को कह के दिखा। कांग्रेस बेशक ही टोंक में AIMIM और बीजेपी की चुनौती से इनकार कर रही हो, लेकिन सियासत में 1 और 1 2 नहीं 11 होता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर टोंक में पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मौसम चुनावी है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन से
जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। नाबालिग बच्ची से रेप की घटना हुई है जिसमें चुनावी रंग ने भंग डाल दिया। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और चुनावी मौसम में लाडली स्कीम चलाने वाली शिवराज सरकार को लाडली के साथ हुई घटना की सियासी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। गैंगरेप के बाद बच्ची कई किलोमीटर तक अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही। इन तस्वीरों ने देश को शर्मसार कर दिया है, इंसानियत को झकझोर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और अब इन तस्वीरों पर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। भोपाल में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो सियासी मंचों से भी विरोधियों ने शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों में खड़ा किया। सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत मौका दिया दिल्ली में भी और प्रदेश में भी। जब इनके 30 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे, 10 साल दिल्ली का, 20 साल मध्य प्रदेश का, तो इनको मध्य प्रदेश से हटाइए। क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है? आज बच्ची की पीड़ा नहीं दिखाई देती है, मुंह में लड्डू रहते हैं और कुंभकर्ण की नींद सो जाती है। और वो चाहे हाथरस हो, चाहे कठुआ हो, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हो, ये तमाम वारदातें देश में होती रही और सब चुप बैठे हुए हैं। हम तो बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, हम तो बोलेंगे। और ये राजनीतिकरण की बात नहीं है, ये बात मानवीयता की है, ये बात आधी आबादी की सुरक्षा की है। हालांकि उज्जैन दरिंदगी मामले में पुलिस एक्शन में है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं बच्ची का इलाज इंदौर के अस्पताल में हो रहा है। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई। लेकिन उज्जैन में गैंगरेप की इस घटना से शिवराज सरकार बैकफुट पर है। एक तरफ चुनाव में बीजेपी महिला आरक्षण का कार्ड और लाडली बहना वाला शिवराज का हथियार चला रही थी, लेकिन उज्जैन की इन तस्वीरों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के दावों को डैमेज कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किए, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस शिवराज सरकार को निशाने पर ले रही है। इससे पहले सीधी में पेशाब कांड की घटना और सीधी में ही निर्भया जैसे गैंगरेप की घटनाओं ने शिवराज सरकार की परेशानियां बढ़ाई थी। और अगर ये घटनाएं चुनावी मुद्दा बनती हैं तो बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। और अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिग्गजों को टिकट दिया। इनमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, लेकिन इनके बेटे का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं है। ताजा और बड़ी खबर यह कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के लिए टिकट की मांग को लेकर उनके समर्थक इंदौर से भोपाल पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में आकाश के समर्थकों ने डेरा डाल दिया है। सीधे ब्रजेश राजपूत के पास मैं आपको ले चलता हूं। फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं बागी ना हो जाइए। हाँ, नहीं, बागी तो कहना जल्दबाजी होगा, मगर बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दी गई है, तो ये एकदम साफ हो गया है कि अब आकाश विजयवर्गीय जो इंदौर 3 से विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो उनके जो सारे समर्थक हैं 3 बसों में भर के इंदौर से भोपाल पहुंचे और वो बीजेपी के जो नेता भूपेंद्र सिंह वगैरह उनसे मुलाकात की है और उन्होंने मांग की है कि आप इंदौर 3 से आकाश को ही टिकट दीजिए, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए आप टिकट उन्हीं को दीजिए। तो कुल मिला के एक दबाव बनाने की राजनीति है और अपने नेता को के लिए टिकट मांगने की रणनीति के तहत ये सारे लोग आए, क्योंकि इन सबको लग गया है कि एक ही शहर में बाप बेटे दोनों को टिकट मिलना मुश्किल है। कैलाश जी को मिल गया है तो उनके बेटे आकाश को टिकट मिलना तो अब मुश्किल है। तो मगर किसी तरह एक आखिरी कोशिश क्यों न की जाए। इस रणनीति के लिहाज से 3 बसों में बैठ के सारे समर्थक आए, उन्होंने कोई बहुत बयानबाजी नहीं की, मगर अपनी बात रख के चले गए हैं। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ये मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपने देखी, किस तरीके की हलचल वहां पर नजर आ रही है।
और अब एक बार फिर से हम राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से आ रही खबर, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने धनखड़ के दौरों पर सवाल उठाए, उधर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। लेकिन एबीपी न्यूज ने जो जानकारी जुटाई है वो वाकई चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए और धनखड़ के दौरे पर विवाद की इनसाइड स्टोरी समझिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो आज दोपहर को शेयर किया गया है, ये बताते हुए कि बुधवार को उपराष्ट्रपति ने बाड़मेर में बाजरा केंद्र का शिलान्यास किया और आसोतरा में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। बुधवार को जब उपराष्ट्रपति बाड़मेर के दौरे पर थे तब जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा। पूछा कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अपनी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बाबा हो क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान जाए, कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बेहरीन शेखावत साहब। वैसे दौरे पर तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, लेकिन राजस्थान में चुनाव होने हैं और उपराष्ट्रपति राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, इसलिए उनके दौरों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ 13 महीने में कुल 15 राज्यों में 40 दौरे कर चुके हैं। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो धनखड़ सबसे ज्यादा 17 बार यहां आ चुके हैं। सिर्फ इसी महीने की बात करें तो 27 सितंबर को बाड़मेर, 14 सितंबर जयपुर, 12 सितंबर भरतपुर, 5 सितंबर को टोंक, 4 सितंबर को जयपुर में सरकारी और निजी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। पूरा राजस्थान जानता है कि उपराष्ट्रपति जी के जितने भी दौरे हो रहे हैं वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो सोच समझ कर कही है। मेरा मानना है कि जब धनखड़ साहब जब बंगाल के गवर्नर थे तब भी उनके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो राज प्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होती है। अब सवाल यह है कि आखिर धनखड़ पर राजनीतिक दौरे के आरोप क्यों लग रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। और वजह यह है कि राजस्थान की राजनीति में जाट समुदाय अच्छा खासा असर रखता है और धनखड़ उसी बिरादरी से आते हैं। राजस्थान में जाट वोटर्स की संख्या करीब 10% है, जिनका असर राज्य में 50 से 60 विधानसभा सीटों पर है। हर चुनाव में करीब 15% जाट विधायक चुनाव जीतते हैं। राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बहुल माना जाता है और शायद यही मेन वजह है जिसकी वजह से धनखड़ के राजस्थान दौरों को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद है और वो जो है वो जो कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा ऐसा होता रहा है कि चुनाव, अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, अभी तो कोई किसी तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर है हो भी लागू तब भी जा सकते हैं। इसमें क्यों घबराहट? इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही इस बात की पेशीन गोई कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि भैया हमारा तो है वो डिब्बा गोल हो गया है। फिलहाल उपराष्ट्रपति के दौरों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है और आगे भी गर्म रहने के आसार दिख रहे हैं। राहुल गांधी का एक बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिला है। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। देखिए, दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंचे राहुल गांधी और लकड़ी के कारीगरों के साथ उन्होंने काम किया। जब राहुल गांधी कीर्तिनगर इलाके में पहुंचे, उनके समर्थन में बाकायदा नारेबाजी हुई। लोगों ने देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो वाले नारे भी लगाए। ये देखिए राहुल गांधी का एक नया अवतार। हालांकि पहले भी अलग अलग जगहों पर कुछ इसी अंदाज में वो नजर आए और आज फर्नीचर मार्केट पहुंचे। अब दूसरी खबर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। एमपी में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। चुनावी प्रचार में अखिलेश यादव छतरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सिंगरो गांव में जमीन पर बैठकर खाना खाया। सिंगरो आदिवासी बहुल गांव है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे।
जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो उनकी सहयोगी है कांग्रेस, क्या वो इससे खुश होगी या नाराज होगी? तो खाना बहाना, वोट पर निशाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।